बेलापुर गांव में मोहन की इकलौती चिकन बिरयानी की दुकान थी। मोहन अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। गांव भर में उसकी इकलौती चिकन बिरयानी की दुकान होने का उसको बड़ा फायदा होता था। उसकी दुकान खूब अच्छी चलती थी। चिकन बिरयानी के लिए लोगों की भीड़ अक्सर उसकी दुकान में लगी रहती थी। बाबा, आज भी खूब भीड़ है अपनी दुकान पर। आज भी अच्छी खासी कमाई हो गई। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है, तभी तो इतनी भीड़ है। वो इस सोच में ही था कि तभी एक औरत रमा उसकी दुकान पर आती है। नमस्ते मोहन भाई, कैसे हो? जरा मुझे 2 किलो बिरयानी पैक कर देना। नमस्ते रमा बहन, लेकिन मेरे पास तो अब केवल 1 किलो बिरयानी ही बची है। सारी बिरयानी तो बिक गई। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर 1 किलो ही पैक कर दो। रमा पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर मोहन की नजर अपनी मुर्गियों पर जाती है। उसकी सारी मुर्गियाँ खत्म हो चुकी होती हैं। मुर्गियाँ तो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं कल बिरयानी कैसे बनाऊंगा? एक काम करता हूँ, अभी भीमा भाई से मुर्गियाँ ले आता हूँ। अपनी दुकान बंद करके मोहन भीमा भाई के पास मुर्गियाँ लेने पहुँच जाता है। भीमा भाई, ये लीजिए 3000 रुपए और मुझे 10 मुर्गियाँ दे दो। मोहन भाई, अब 10 मुर्गियों के 3000 नहीं बल्कि 6000 लगेंगे। लेकिन भीमा भाई, मैं तो रोज इसी रेट पर आपसे मुर्गियाँ ले जाता हूँ, फिर आज 6000 कैसे? अरे भाई, क्योंकि मंडी में मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, मुझे खुद इसी दाम पर मिली है। अब लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से यार। अचानक से मुर्गियों के दाम डबल हो गए। अब मैं चिकन बिरयानी इतने कम दाम में कैसे बेचूंगा? मोहन भाई, जब मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं तो आप भी अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा दो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बात तो आपकी सही है। अच्छा ऐसा करो, फिलहाल 6 मुर्गियां ही दे दो। मुर्गियाँ लेकर मोहन घर आता है और अगले दिन सुबह वो अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है कि चिकन बिरयानी अब 1 किलो 300 रुपए की मिलेगी। बिरयानी के नए दाम देखकर कोई भी ग्राहक मोहन की दुकान पर नहीं आया। देखते ही देखते शाम हो गई, लेकिन मोहन की आज बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। ये क्या, आज तो बोनी तक भी नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी रमा उसकी दुकान पर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बोर्ड पर पड़ी वो वापस जाने लगी। रमा बहन, आज बिना बिरयानी ले ही जा रही हो? मोहन भाई, आपने एकदम से बिरयानी के दाम बढ़ा दिए। अब इतनी महंगी बिरयानी खाना अपने बस के तो बाहर है। रमा बहन, मुर्गियों के दाम बढ़ गए, इसलिए मुझे भी दाम बढ़ाना पड़ा। इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन मैं बिरयानी के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। इतना कहकर रमा वहाँ से चली गई। 3 दिन बीत गए, लेकिन मोहन की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि उसकी बनाई हुई सारी बिरयानी खराब होने लगी। ये हो क्या रहा है? एक समय था जब बिरयानी दिन ढलने से पहले ही खत्म हो जाया करती थी, लेकिन अब ये कई दिनों तक दुकान में रखे रखे ही सड़ रही है। अब ये खराब बिरयानी खाने लायक तो रही नहीं, इसलिए अब इसे बाहर ही फेंका। दुखी मन से वो सारी बिरयानी एक सुनसान जगह पर फेंक देता है। तभी कौवों की भीड़ उन्हें खाने वहां आ जाती है। उन्हें देखकर मोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है। मुर्गियों के इतने महंगे रेट देखकर तो चिकन बिरयानी बनाना मेरे बस से बाहर है, तो क्यों ना मैं कौवा बिरयानी बनाकर बेचूं। चिकन बिरयानी में आधा मुर्गा रहेगा और आधा कौवा, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये सही रहेगा। अपने मन में ये खुराफाती विचार लाकर मोहन उस दिन से कौवे पकड़ना शुरू कर देता है। साथ ही भीमा से थोड़ी सी मुर्गियां भी लेकर आता है ताकि किसी को उस पर शक भी ना हो। फिर 7 कौवे और 3 मुर्गियां मिलाकर बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। साथ ही अब उसने बिरयानी के दाम पहले जैसे ही कर दिए। अरे वाह मोहन भाई, आपने बिरयानी के दाम फिर से पहले जैसे कर दिए। ये आपने बहुत बढ़िया किया। अब जल्दी से मेरे लिए 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। मैं कब से बिरयानी खाने के लिए तरसी जा रही थी। हाँ रमा बहन, अभी लो। मोहन ने उसके लिए 1 प्लेट लगाई जिसमें सिर्फ 2 पीस ही मुर्गे के थे, जबकि बाकी सब कौवे के। रमा जल्दी से बैठकर बिरयानी खाने लगती है। तभी उसके हाथ कौवे की एक टांग लगती है, जिसे देख रमा मोहन से कहती है, मोहन भाई, लगता है आज का ये मुर्गा कमजोर था। देखो ना, तभी तो इसकी टांग कितनी पतली है। हाँ, सही कहा रमा बहन, मुर्गा कमजोर था। आप खाइए ना, मजे से खाइए। कुछ ही देर में रमा ने सारी प्लेट चट कर दी। भाई वाह मोहन भाई, आज तो सचमुच मजा ही आ गया। ये लीजिए आपके पैसे। काऊ 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 काऊ। अरे अरे अरे, ये मेरे गले में से कौवे की आवाज कैसे निकल रही है मोहन भाई? अरे बाप रे, कहीं ये कौवा बिरयानी खाकर तो नहीं हुआ? काऊ 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 काऊ। रमा के मुंह से इसी तरह बीच बीच में काऊ काऊ की आवाज निकलने लगी। रमा परेशान होकर घर पहुंचती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, काऊ काऊ। अरे कौवा खाकर आई है क्या? ये तेरे मुंह से कौवे की आवाज क्यों निकल रही है? रमा अपनी सास को सारी बात बताती है। रमा की सास उसके साथ मोहन की दुकान पर जाती है। अरे मोहन, आखिर क्या खिला दिया तूने मेरी बहू को? जब से तेरी बिरयानी खाकर आई है बस काऊ काऊ ही करे जा रही है। ऐसा लग रहा है तूने इसे कौवा बिरयानी खिलाती हो। वहाँ बैठे सभी लोग उनकी बातें सुन रहे थे। सभी खाते खाते अपने हाथ रोक देते हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब मैं कौवा बिरयानी को मजे लेकर खा रहा था।
ये क्या बात कर रही हो आप काकी? भला कौवा बिरयानी भी कोई बनाता है क्या? मेरे यहाँ सिर्फ चिकन बिरयानी बनती है। तभी एक और ग्राहक के गले से कौवे की आवाज निकलने लगती है। काऊ काऊ। मोहन भाई, काऊ काऊ, ये मेरे गले में से भी काऊ काऊ की आवाज क्यों निकल रही भैया? वहाँ जितने भी लोग बिरयानी खा रहे थे उन सभी के मुंह से कौवे की आवाज निकलने लगी। सभी गुस्से में मोहन को मारने जाते हैं। ये देख मोहन वहाँ से भाग जाता है। काऊ काऊ, तू क्या यहाँ खड़े खड़े काऊ काऊ कर रही है? जब अकेले अकेले बिरयानी ठूसने आई थी तब ध्यान नहीं दिया कि चिकन खा रही हूँ या कौवा? चल अब डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को देखिए ना, जब से इसने कौवा बिरयानी खाई है तब से इसकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। कौवा बिरयानी? अरे लोग चिकन और मटर बिरयानी खाते हैं, लेकिन आप तो कौवा बिरयानी खाते हो। वैसे स्वाद कैसा था? काऊ काऊ, आप मेरा इलाज जल्दी से कीजिए। काऊ काऊ, इससे पहले कि मैं पूरी तरह कौवा बन जाऊं। काऊ 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 काऊ। चलो अपना मुंह खोलो। काऊ काऊ। बाप रे बाप, इनके गले में तो कौवा अटका हुआ है। कौवा? लेकिन कैसे? अब कौवा बिरयानी खाओगी तो कौवा ही अटकेगा ना। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है, मुझे इनका गला काटना पड़ेगा। पागल हो क्या? काऊ काऊ, गला काट दोगे तो मैं जिंदा कैसे बचूंगी? काऊ काऊ। वो तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम ठीक कैसे होगी? डॉक्टर जेब से चाकू निकालता है, जिसे देख रमा वहाँ से भाग जाती है। उसकी सास भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। माँ जी, ये कैसे डॉक्टर के पास ले आए आप मुझे? ये तो मेरा गला काटने पर तुला हुआ है। अगर मेरा गला ही कट गया तो मैं जिंदा कैसे बचूंगी? रमा बहू देख तो, तूने कितनी सारी बातें बिना काऊ काऊ किए ही बोल दी। इसका मतलब तू ठीक हो गई। अरे हाँ माँ जी, मैं तो ठीक हो गई, मैं सचमुच ठीक हो गई। रमा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी सास के साथ खुशी खुशी घर लौट आती है। उस दिन के बाद से ना तो मोहन उस गांव में दिखाई दिया और ना ही उसकी कौवा बिरयानी। ये कहानी है निखत और उसके बेटे अली की। निखत से उसके शौहर का साथ निकाह के 2 साल बाद ही छूट गया। उस वक्त अली को पैदा हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। यही वजह थी कि उस मासूम के जहन में उसके अब्बू से जुड़ी कोई याद नहीं थी। उसने तो अपने अब्बू को बस तस्वीरों में ही देखा था। अम्मी, अब्बू को खाने में क्या पसंद था? वही जो तुझे पसंद है। वो भी तेरी तरह बिरयानी पसंद करते थे। अच्छा, फिर तो वो आपसे हर रोज बिरयानी बनाने को बोलते होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ। नहीं, वो मुझसे नहीं कहते थे, बल्कि वो तो खुद हर रोज बिरयानी बनाया करते थे। खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। क्या मतलब, अब्बू को खाना बनाने का शौक था क्या? हाँ, बहुत ही ज्यादा। उनका यही शौक देखकर तो तेरे दादू ने उन्हें ये ठेला खरीद कर दिया था। तेरे अब्बू बड़े ही मन से घर पर बिरयानी बनाते थे और फिर इसी ठेले पर रखकर पास वाले नुक्कड़ पर बिरयानी बेचा करते थे। वो वक्त ही कुछ और था। वो चाहे जितनी बड़ी देग बना ले, कभी बिरयानी बचती नहीं थी। इतना स्वाद था उनके हाथों में। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने भी अब्बू से ही सीखा होगा बिरयानी बनाना, है ना? हाँ, मैं उनकी मदद करती थी, पर बनाते हमेशा वही थे। लेकिन अब तो मुझे ही बनानी होगी ना। अम्मी उदास मत हो। आप एक बात बताओ, जब अब्बू बिरयानी बेचा करते थे तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? ये खेती करके तो हम पेट भरकर खा भी नहीं पाते। अगर आप भी बिरयानी बनाकर बेचोगी तो मुझे हर रोज बिरयानी खाने को भी मिलेगी। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत से काम जमा लिया था। उनकी कमाई लागत से कहीं ज्यादा थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद हमारे हालात अच्छे नहीं है बेटा। तू ही बता, पूरे दिन के रोजे के बाद इफ्तारी तक का इंतजाम तो अच्छे से हो नहीं पाता, तो बेचने के लिए बिरयानी कहाँ से बनाऊं मैं? तो इसका मतलब मुझे बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी। अम्मी, अब मन कर रहा है। अमूमन अली अपनी अम्मी से किसी चीज को लेकर जिद नहीं करता था। उस दिन भी उसने जिद नहीं की, लेकिन उसकी नम आंखों ने निखत को बता दिया था कि उसका बिरयानी खाने का कितना मन है। अली नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया और निखत के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए। या खुदा, ऐसा इम्तिहान ना ले, अपने बच्चे की बिरयानी खाने की ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं। इतना मजबूर तो ना बना। निखत अपनी मजबूरी पर रो रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? मैं असलम हूँ। आपके पड़ोस में जो खान साहब रहते हैं, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। कुछ काम से आया था, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आपको कुछ पता है क्या? जी खान साहब, वो तो अब यहाँ नहीं रहते। पिछले महीने शहर चले गए। यहाँ का मकान भी बेचने वाले हैं शायद। आपको बताया नहीं उन्होंने? वो दरअसल मुझसे खान साहब का फोन नंबर कहीं गुम हो गया, इसलिए बात नहीं हो सकी। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। खान साहब से जरूरी काम तो था ही। सोचा था कि इफ्तार और मगरिब की नमाज भी
उनकी यहाँ ही पढ़ लूंगा। पर अब कैसे होगा, कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा। अब यहाँ आसपास कोई ढाबा या होटल वगैरह है क्या? जी नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस राशन और गोश्त की दुकान ही है। ये तो मुसीबत हो गई, अब क्या किया जाए? देखिए भाईजान, अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। हाँ कहिए ना। ये मेरी बदनसीबी ही है कि मैं चाहकर भी आपको इफ्तार का न्योता नहीं दे पा रही हूँ। असल में मेरी माली हालत मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रही, तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। असलम को निखत की बात समझ आ गई थी। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर निखत की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये लो बहन, इतने में हो जाएगा ना? जी भाईजान, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बाहर इंतजार करता हूँ, अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप आराम करें। इसी के साथ असलम निखत के घर के बाहर ही एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और निखत फौरन इफ्तार की तैयारी में लग जाती है। ये तो काफी पैसे हैं, इनमें तो इफ्तार के साथ साथ बिरयानी भी बन जाएगी। या अल्लाह, आज मेरा बच्चा बिरयानी खाएगा, जरूर खाएगा। निखत फौरन जाकर पास की दुकान से राशन और गोश्त खरीद कर ले आती है, साथ ही इफ्तारी के लिए कुछ फल भी। फिर उसने बड़े ही मन से बिरयानी बनाई, ठीक वैसे जैसे अब्बास बनाया करता था। कुछ ही देर में अली घर वापस आ गया। अम्मी, आप बिरयानी बना रही हो क्या सच में? इतनी बढ़िया खुशबू। अम्मी बताओ ना, ये बिरयानी की खुशबू ही है ना? हाँ, बिरयानी ही है। तेरा इतना मन था खाने का तो बना दी मैंने। लेकिन अम्मी, ये सामान कहाँ से आया? निखत अली को सब कुछ बताती है। अली फौरन जाकर असलम से मिलता है और उसे शुक्रिया कहता है। फिर शाम के वक्त सभी एक साथ इफ्तार करते हैं। अच्छा बहन, अब चलता हूँ, इफ्तार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए भाईजान, मैंने बिरयानी बनाई है, आपने जो पैसे दिए थे उन्हीं से इफ्तार का इंतजाम भी हो गया और बिरयानी का भी, वो भी खाकर जाइए। नहीं नहीं बहन, अभी तो इफ्तारी की है, मैं खाना कुछ देर रुककर खाता हूँ। भाईजान, थोड़ी सी चख तो लीजिए। अच्छा ठीक है, चखने भर को ले आइए फिर। निखत फौरन रसोई में जाकर असलम और अली के लिए बिरयानी लेकर आती है। असलम जैसे ही बिरयानी का एक निवाला चखता है, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। बहन, बिरयानी बहुत ही लजीज है, अब थोड़ी और मिलेगी क्या? हाँ अम्मी, मुझे भी और चाहिए। बस अभी लेकर आई। निखत खुशी खुशी असलम और अली दोनों को पेट भर बिरयानी खिलाती है। उसे ऐसा करने में बहुत ही खुशी हो रही थी। सोचा न था कि इतनी सारी बिरयानी खा जाऊंगा मैं। बहन सच में आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। मैंने बड़े से बड़े होटल में बिरयानी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद आज तक नहीं चखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। असल में बिरयानी बनाने का ये खास तरीका मैंने अपने शौहर से सीखा है। उनका बिरयानी बनाने का ही काम था। उनकी बिरयानी उनके नाम बिका करती थी तब, अब्बास बिरयानी। अच्छा, मैंने खान साहब से इस नाम के बारे में बहुत सुना है। वो बहुत तारीफ किया करते थे आपके शौहर की और उनके हाथों के स्वाद की। वैसे हैं कहाँ आपके शौहर? कहीं बाहर गए हैं क्या? अब्बू बहुत दूर चले गए हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इतना कहकर अली अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगा। असलम को अब सारी बात समझ आ गई थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सूटकेस से पूरे 50,000 रुपए बाहर निकाले। ये लो बहन, ये रख लो। जी, ये इतने सारे पैसे? नहीं भाईजान, माफ करिए, पर मैं इन्हें नहीं ले सकती। पहले आपने जो मदद की वही मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा एहसान है आपका। अब मैं आपसे और कुछ नहीं ले सकती। ये तो आपको मुझे भाई बनाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने शोहर का रुका हुआ काम फिर से शुरू कर सको। वो वही है ना अब्बास भाई का मशहूर ठेला? ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। ये पैसे रखो और इस ठेले को फिर से खुशगवार कर दो। मैं जल्द ही आऊंगा फिर से बिरयानी खाने। इतना कहकर असलम ने निखत के हाथों में वो पैसे रख दिए। निखत कुछ न बोल सकी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं में उसके जज्बात साफ झलक रहे थे। असलम वहाँ से चला गया, लेकिन निखत और अली को एक नई जिंदगी दे गया। निखत ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि असलम ने उससे कहा था। पूरे रमजान रोजा रखने के बाद निखत ने ईद वाले दिन से बिरयानी बनाकर बेचने की शुरुआत की। उसके हाथों से बनी बिरयानी की खुशबू जल्दी ही सारे गांव को उसके पास खींच लाई। निखत, वाह बेटी, बहुत ही अच्छा किया तुमने। अब्बास के जाने के बाद तो जैसे बिरयानी में स्वाद आना ही बंद हो गया, लेकिन अब फिर से बिरयानी महकेगी और सबकी जुबान पर चढ़ेगी। लाओ जल्दी से प्लेट लगा कर दो। निखत और अली खूब मेहनत से अपना बिरयानी का ठेला चलाने लगे।
गांव के लोग तो पहले दिन से ही आने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे दूसरे गांव और पास के शहरों से भी निखत को बिरयानी बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। अब निखत और अली को किसी बात की कमी नहीं थी। उनके रहन सहन से लेकर खाना पीना सब बढ़िया हो गया और अब अली स्कूल जाकर पढ़ने भी लगा। निखत का ठेला जल्दी ही नामी होटल में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बहन? अरे भाईजान आप। वालेकुम अस्सलाम। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। निखत के होटल को देखकर असलम को बहुत खुशी हो रही थी, साथ ही फक्र भी। बहन सच में मान गया आपको। इतने कम वक्त में आपने क्या से क्या कर दिखाया, वो भी इतनी छोटी सी रकम से। नहीं भाईजान, ना वो रकम छोटी थी और ना ही आपकी मदद। आपकी दुआ और अल्लाह ताला की नेमत से हुआ है ये सब। मैंने तो बस अपना काम किया है। आइए, बिरयानी तैयार है, आप नोश फरमाइए, मैं बस अभी आई। वाह बहन, बिल्कुल वही स्वाद और बेहतरीन। अल्लाह आपको ऐसी ही बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। अब ये लीजिए, ये आपकी अमानत मैंने संभाल कर रखी हुई थी। ये क्या बहन, ये पैसे लौटाकर मुझे पराया मत करो। नहीं भाईजान, आप कभी पराये हो ही नहीं सकते। मैं ये पैसे आपको लौटा नहीं रही हूँ, बल्कि इसलिए दे रही हूँ ताकि इनकी मदद से आप फिर किसी बहन की जिंदगी बदल सके और अल्लाह की रहमत सब पर यूं ही बरसती रहे। असलम निखत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उन पैसों को लेकर फिर से निकल पड़ा किसी नई निखत और अली की तलाश में। गीतानगर नाम का एक छोटा सा शहर था। इस छोटे से शहर के अंदर बसी थी नीलिमा की छोटी सी दुनिया। नीलिमा जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बस आपका टिफिन ही तैयार कर रही थी, ये लीजिए। क्या नीलिमा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे टिफिन ले जाना पसंद नहीं है। ऑफिस की कैंटीन में कितना चटपटा खाना मिलता है। पर मैंने आपकी पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। मटका बिरयानी बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तभी दीपू और निशा भी दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और अपने पिता सुरेश से पैसे मांगने लगते हैं। पापा, मुझे भी टिफिन नहीं ले जाना, मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ पापा, स्कूल की कैंटीन में खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। सुरेश बच्चों को पैसे दे देता है। दोनों बच्चे खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। देखा, बच्चे तक घर के खाने से बोर हो चुके हैं। तुम्हारी बीरबल की खिचड़ी के चक्कर में मुझे भी लेट हो गया। सारा दिन किचन में घुसी रहती हो। कभी घर से निकलकर बाहर की दुनिया भी देखो। सिर्फ खाना बनाने से घर नहीं चलता, पैसे कमाने पड़ते हैं, पैसे। बाहर की दुनिया? मगर मेरे लिए तो हमेशा से मेरा घर और परिवार ही मेरी दुनिया रहा है। शायद सुरेश ठीक ही कह रहे हैं। मैं सारा दिन खाना बनाने के अलावा और करती भी क्या हूँ। दुखी मन से नीलिमा किचन की सफाई में लग गई। सुरेश की बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। काश मेरे अंदर भी कोई टैलेंट होता तो मैं भी कहीं नौकरी करके घर के खर्चे में उनका हाथ बटा पाती। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन आ सकता है? नीलिमा अपने आंसू पोंछती हुई दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे सामने एक बुढ़िया दिखाई देती है। गरीब को दान दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। मेरे पास ऐसा है ही क्या जो किसी को दे सकूं? आज तक कुछ कमाया ही कहाँ है मैंने। तू तो अन्नपूर्णा है मेरी बेटी, सबका पेट भरकर अपने लिए दुआएं कमाने वाली अन्नपूर्णा। किसी को मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता माई। मेरी सारी मेहनत बेकार ही चली जाती है। आज भी मेरे पति और बच्चे टिफिन लेकर नहीं गए। सारी बिरयानी जैसी की तैसी रखी है। मुझ बुढ़िया को भरपेट खाना ही खिला दे बेटी। माई, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। ये बिरयानी शायद आपके लिए ही बनी थी। ऐसा बोलकर नीलिमा किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वो अच्छी तरह से परोसी हुई गर्मा गर्म बिरयानी बुढ़िया के सामने लाकर रख देती है। ये लो माई, पेट भर कर खाओ। ये बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है। तेरे हाथों में तो जादू है बेटी। लेकिन मेरे पति और बच्चों को तो मेरे हाथ के खाने की कद्र ही नहीं। नीलिमा को रोता देखकर बुढ़िया उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। तेरे हाथ के खाने की कदर एक दिन सारी दुनिया करेगी। तेरी बनाई बिरयानी का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। इस तरह नीलिमा को आशीर्वाद देकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और नीलिमा भी सब्जियां लाने बाजार की ओर निकल पड़ती है। बाजार में उसे पड़ोस में रहने वाली मीता और सुनीता मिलती हैं। अरे नीलिमा भाई, तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुम्हारी बताई हुई रेसिपी से मेरी बेटी ने स्कूल की कुकिंग कंपटीशन जीत ली। अरे वाह मीता, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है।
सचमुच नीलिमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्रिया शुक्रिया। मीता और सुनीता को धन्यवाद करके नीलिमा आगे बढ़ जाती है। तभी कागज का एक टुकड़ा हवा से उड़ता हुआ उसके चेहरे पर आ लगता है। अरे ये क्या? नीलिमा की नजर कागज में छपे हुए विज्ञापन पर पड़ती है। बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट की डिटेल्स पढ़कर नीलिमा को उसमें भाग लेने की उत्सुकता जाग उठती है। फ्री एंट्री, जीतने वाले को लाखों का इनाम। नीलिमा बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लेती है। एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। घर पहुंचते ही वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर देती है। नीलिमा सुबह सुबह बड़ी फुर्ती से घर के काम निपटाने में लगी है। उसका पति और दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और फिर वो दिन आ ही गया जिसका नीलिमा को बेसब्री से इंतजार था। नीलिमा अपने पति और बच्चों को विदा करके कॉन्टेस्ट में जाने की तैयारी करने लगती है। पति और बच्चों के जाने के बाद नीलिमा भी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए तैयार हो गई। हे भगवान, आज मेरा बनाया खाना कॉन्टेस्ट के जजेस को पसंद आ जाए बस। बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट में उसने अपनी खास मटका बिरयानी बनाकर सभी जजेस का दिल जीत लिया। वाह भाई, क्या स्वाद है, वाह। वाह, आखिर आपने बनाया कैसे? ये मटका बिरयानी है। मटके में पकने से बिरयानी थोड़ी देर से जरूर बनती है, पर उसका स्वाद लाजवाब होता है और पोषण भी बना रहता है। वाह, क्या बात है। स्वाद और पोषण का ये तालमेल बनाता है आपको इस कंटेस्ट का विनर। बधाई हो नीलिमा जी, आप बन गई हैं हमारी बेस्ट शेफ। कॉन्टेस्ट का नतीजा सुनकर नीलिमा को बुढ़िया की बात याद आ जाती है। तेरे हाथ के खाने की कदर एक दिन सारी दुनिया करेगी। तेरी बनाई बिरयानी का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। ये सब बुढ़िया माई के आशीर्वाद का कमाल है। कॉन्टेस्ट का अवार्ड और ढेर सारे इनाम लेकर नीलिमा अपने घर आ गई। समय रहते मैं घर भी पहुंच गई। नीलिमा घर के अंदर आती है और सामान रखकर पानी पीने लगती है। तभी उसके दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स। ये सब किसके लिए है माँ? ये तो मुझे। नीलिमा की नजर अचानक दरवाजे पर खड़े सुरेश पर पड़ती है और वो अपनी बात कहते कहते अचानक रुक जाती है। सुरेश काफी थका हुआ और बेहाल दिख रहा था। अरे आप, ये कैसी हालत बना रखी है? मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, पता नहीं अब क्या होगा। सुरेश अंदर आकर सोफे पर पसर जाता है। तभी दीपू टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट की न्यूज आ रही है। मटका बिरयानी बनाकर बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट जीतने वाली नीलिमा जी के लिए लगी इंडस्ट्री के बेहतरीन ऑफर्स की लाइन। सुरेश हैरानी से नीलिमा की तरफ देखता है। नीलिमा सकुचाती हुई उसे कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है। वो फ्री एंट्री थी, तो मैंने सोचा हिस्सा लेकर देखती हूँ, और देखिए मैं जीत भी गई। मम्मी, ये सारे इनाम आपको मिले हैं? आप तो स्टार बन गई मम्मी। तभी नीलिमा के मोबाइल पर फोन आता है। हेलो, क्या सचमुच आप? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी कंपनी आपके रेस्टोरेंट को स्पॉन्सर करना चाहती है, जहाँ की खास डिश होगी मटका बिरयानी। इस तरह एक बड़ी कंपनी के सहयोग से नीलिमा ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया और जल्द ही सभी की जुबान पर उसके हाथों की मटका बिरयानी का स्वाद चढ़ गया। फिर तो सुरेश को भी नौकरी की चिंता नहीं रही। वो भी रेस्टोरेंट के काम में नीलिमा का सहयोग करने लगा। वहाँ हर समय ग्राहकों की लाइन जो लगी रहती थी। मैडम, एक प्लेट मटका बिरयानी और देना। वाह, मजा आ गया। हमें भी मटका बिरयानी ही चाहिए। माफ कर दो नीलिमा, मैंने तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं की। बीती बातें भुला दीजिए। हम सबको हंसी खुशी जीवन में आगे जो बढ़ना है। बिल्कुल, तुम्हारे खाना बनाने के हुनर से हमारी जिंदगी की गाड़ी जो चल निकली है। सुरेश को अपनी भूल का एहसास होने के साथ ही अब नीलिमा के घर का माहौल भी काफी खुशनुमा हो गया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और सच्ची लगन एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। बिरयानी ले लो साहब, अच्छी महकती बिरयानी, चिकन बिरयानी। ए बिरयानी वाली, तेरे पास मटन बिरयानी मिलेगी क्या? नहीं साहब, मटन खरीदने का पैसा कहाँ है, बहुत मुश्किल से चिकन खरीद पाती हूँ। अरे यार, तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम है। बिरयानी का असली जायका तो मटन में। चाहे यहाँ से नहीं चाहिए तेरी बिरयानी, चल।
अनुराधा बिरयानी की हांडी माथे पर उठाकर वहां से चली गई। उसके माथे पर बिरयानी की हांडी है। उसके साथ साथ उसकी बेटी पूजा चल रही है। उसकी छोटी बेटी पम्मी अभी तक चल नहीं सकती है, इसीलिए अनुराधा ने पम्मी को गोद में ले रखा है और ऊपर से वो अपनी तीसरी संतान के साथ गर्भवती है। मतलब मुश्किलों का पहाड़ अनुराधा के सर पर टूट पड़ा है। माँ, सुबह से चलते चलते पैर में घाव हो गए हैं, बहुत भूख भी लगी है, कुछ खाने को दे दो ना माँ। हाय मेरी बेटी, सुबह से एक प्लेट बिरयानी भी नहीं बिकी, अब तेरे लिए खाना कैसे लाऊंगी? थोड़ा और इंतजार कर बेटी। अनुराधा के पास बिरयानी है, लेकिन अफसोस की बात उसमें वो अपनी बेटी को थोड़ी सी भी नहीं खिला सकती। गरीबों की मजबूरी ऐसी ही होती है। अनुराधा गरीब है, ऊपर से गर्भवती भी। कुछ महीने पहले उसके पति का देहांत हो गया है। उसका पति एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसका नाम रतन था। रतन अनुराधा से बहुत प्यार करता था और हर रोज रेस्टोरेंट से अनुराधा के लिए कुछ न कुछ लाता था। अनुराधा, ये देख, आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, गर्मा गर्म बिरयानी। बिरयानी? मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है। तो खा लेना जल्दी से। अनुराधा बिरयानी खाने के बाद कहती है, लो जी, इस बिरयानी में तो टेस्ट ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं बना सकती हूँ। वो मुझे पता है, देखना, इस शहर में एक दिन हम दोनों एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और वहां तो बिरयानी बनाएगी। अरे बहुत अमीर हो जाएंगे हम। हाँ। अनुराधा और रतन की आंखों में बहुत सारे सपने थे, लेकिन एक दिन रतन जब बाइक लेकर खाने की डिलीवरी करने कहीं जा रहा था, तब उसकी बाइक का ब्रेक फेल हो गया और बाइक जाकर एक लॉरी से टकरा गई। रमेश का देहांत हो गया। अनुराधा रो पड़ी। अब मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अनुराधा दो बेटियों को लेकर बहुत चिंता में पड़ गई। उसे घर चलाने के लिए लोगों से उधार लेना पड़ा, लेकिन वो उधार चुका नहीं पाई। उधारी वाले उधार मांगने आते रहे। एक दिन एक आदमी अनुराधा के पास आया। अनुराधा ने इस आदमी से भी उधार ले रखा था। ए अनुराधा, मेरे पैसे निकाल चल। क्षमा कीजिए साहब, आज मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों को कुछ खिला नहीं पाई 2 दिन से, आपको पैसे कहाँ से दूंगी? अच्छा, पैसे नहीं देगी तो दूसरा कुछ दे। चल मेरे साथ मेरे घर, माँ कसम और कभी पैसे नहीं मांगूंगा। ये बोलकर उस आदमी ने अनुराधा का हाथ पकड़ लिया। अनुराधा दया की भीख मांगने लगी। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी अनुराधा के साथ जबरदस्ती करता रहा। पूजा और पम्मी सो रहे थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर पूजा की नींद टूटी और उसने एक डंडा लेकर उस आदमी के सर पर जोर से मारा। उसके सर से खून निकलने लगा। पूजा ने कहा, चले जाइए यहां से, नहीं तो। ठीक है, मैं 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर उसके अंदर मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो मैं इस घर से तुम लोगों को भगा दूंगा। अनुराधा रोने लगी। पूजा ने अनुराधा से कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बेटी? सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ चला गया है, अब ये घर भी चला जाएगा। अगले दिन अनुराधा काम मांगने के लिए लोगों के दर दर भटकती रही, लेकिन वो कहते हैं ना, विधवा औरतों के लिए ये दुनिया नरक के समान है। अनुराधा के साथ भी वही हुआ। कोई उसे काम देने के लिए राजी नहीं था और जो लोग राजी थे वो अनुराधा से गंदे तरीके से बातें करने लगे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। वो आदमी पैसे मांगने आया। पैसे ना मिलने पर उसने तीनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। निकल जा यहाँ से, आज से ये मेरा घर है। आसपास भटकते हुए दिख मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अनुराधा अपनी दोनों बेटियों को लेकर रास्तों में भटकने लगी। इतने में उसका पेट दर्द शुरू हो गया। वो पेट से थी। पेट दर्द के मारे वो रास्ते में गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है। पूजा को समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, और तभी अचानक से बारिश आ गई। अब पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। हे भगवान, जब मुसीबतें आती है तो सब कुछ एक साथ ही आती है, हम गरीबों का भी तो कुछ सोच लीजिए भगवान। शाम को बारिश रुक गई। अनुराधा का पेट दर्द भी थोड़ा ठीक हुआ। तभी उन्हें बिरयानी की अच्छी महक आई। वो लोग 2-3 दिन से भूखे थे। वाह, बिरयानी की महक आ रही है। माँ चलो ना, हम बिरयानी की दुकान में जाकर बिरयानी की भीख मांगते हैं। वो लोग बिरयानी की दुकान पर चले गए। अनुराधा ने रोते हुए कहा, भैया हमें कुछ खाने को दो ना, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। दीजिए ना चाचा जी, बहुत भूख लगी है। चल भाग यहाँ से, मैंने क्या लंगर खोल कर रखा है? भैया मैं बहुत अच्छी बिरयानी बना सकती हूँ, आपकी दुकान में मुझे कुछ काम मिलेगा?
नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। तो फिर कुछ उधारी दे दो ना, मैं बिरयानी बनाकर बेच करके आपको पैसे वापस कर दूंगी। अब दुकानदार ने कहा, ठीक है, उधारी तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे डबल पैसा लौटाना होगा। अनुराधा के पास और कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कर दिया। अनुराधा उधारी के दलदल में फंसती जा रही थी। उसने दुकानदार से पैसा लिया और उन पैसों से बिरयानी बनाने का सामान खरीदा और फिर चिकन बिरयानी बनाकर रास्तों में बेचने निकली। लेकिन किसी ने उससे बिरयानी नहीं खरीदी। सभी बड़ी दुकानों से बिरयानी खरीदना चाहते हैं, कोई रास्ते की बिरयानी वाले से क्यों खरीद कर खाएगा। ऐसे ही शाम हो गई। अनुराधा की एक प्लेट भी बिरयानी नहीं बिकी। वो दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। एक आखिरी कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो भी पानी में चला गया। अब कल तक तो ये बिरयानी खराब हो जाएगी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां पर आई और उसने कहा, बेटी, मुझे कुछ खाने को दोगी? मैं भूखी हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। भूख? हाँ माँ जी, भूख क्या होती है वो हमसे बेहतर कौन जान सकता है। आइए एक साथ बिरयानी खाते हैं। चारों ने मिलकर बिरयानी खा ली। खाना खाने के बाद उस बूढ़ी ने कहा, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। मैंने बहुत लोगों से खाना मांगा, लेकिन किसी ने खाना नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे बिरयानी खिलाई। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ चावल के दाने हैं, ये रख लो। नहीं नहीं माँ जी, मैं चावल के दाने का क्या करूंगी? रख लो बेटी, ये मेरी तरफ से तोहफा है। उस बूढ़ी औरत ने कुछ चावल के दाने हांडी में रख दिए और वहां से चली गई। वो तीनों पेड़ के नीचे ही सो गए। सुबह हो गई, तीनों की नींद टूटी। अनुराधा ने कहा, चल बेटी, सिर्फ ये हांडी ही बची है, इसे लौटा देते हैं और थोड़ा गाली खा लेते हैं। हाँ माँ, दीजिए, मैं इस हांडी को उठाती हूँ, हल्का ही होगा। पूजा उस हांडी को उठाने गई तो देखा कि वो हांडी बहुत ज्यादा भारी है। वो चौंक गई। अरे, हांडी तो खाली होनी चाहिए, तो फिर ये हांडी इतनी भारी क्यों है? हट जा, देखो जरा। अनुराधा ने हांडी का ढक्कन खोला तो वो चौंक गई। उसने देखा कि हांडी के अंदर चमचमाती सोने की बिरयानी भरी पड़ी है। अरे, ये क्या, सोने की बिरयानी? क्या, सोने की बिरयानी? वाह माँ, लेकिन ये आया कहाँ से? भगवान ने हमारी मदद की है बेटी। कल की वो बूढ़ी औरत जरूर कोई देवी ही होंगी। हमारा सारा दुख खत्म हो गया बेटी, हम अमीर हो गए। वो लोग खुशी से झूम उठे। अनुराधा ने सारा उधार चुका दिया। उसके बाद उसने एक घर खरीद लिया और घर के साथ ही एक बिरयानी का रेस्टोरेंट भी खोल लिया। लोग अनुराधा के हाथों की बिरयानी खाकर फिदा हो गए। कुछ महीने बाद अनुराधा का एक बेटा हुआ और ऐसे ही सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।